सीधी बात फेसबुक लाइव और यूट्यूब से जुड़े तमाम हमारे शुभचिंतकों को सबसे पहले मेरा प्रणाम। और हर रविवार का हमने कोशिश किया कि कुछ न कुछ नई बात लेकर आपके बीच आएं, तो उसी की कड़ी में आज रविवार है। हम लोग सोचे कि नहीं, कुछ न कुछ नई बात लेके आना चाहिए। यह फेसबुक पर सीधी बात एडवोकेट रामलखन प्रसाद के साथ यही लाइव है, इसी पर हम आज बैठे हुए हैं। हम लोग जुड़ने जा रहे हैं। इससे पहले पर्सनल मेरा एडवोकेट रामलखन प्रसाद का फेसबुक था, उससे हम लोग जुड़े थे। लेकिन अब आज से सीधी बात एडवोकेट रामलखन प्रसाद के साथ पर हम लोग जुड़ गए हैं। लाइव पर खासकर इसी पर आएंगे और यूट्यूब पर भी हम लोग आएंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग सीधी बात अपने अपने मोबाइल में इंटरनेट से खोज लें, सीधी बात एडवोकेट रामलखन प्रसाद के साथ, तो निश्चित रूप से मिलेगा। और अनुरोध होगा कि अधिक से अधिक इसे आप लोग लाइक करेंगे और इसे सब्सक्राइब भी करेंगे यूट्यूब पर, ताकि हमारी उत्साह बढ़ेगी और हम अध्ययन करेंगे, कुछ न कुछ नई बात के साथ आपके बीच रूबरू होते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि हर रविवार को या मौका लगा तो बीच में भी कभी कभी आएंगे। तो आज हमारे कुछ यहाँ मित्र लोग, शिक्षाविद लोग बैठे हुए हैं। उन लोगों का कुछ ये कहना है कि जो सवाल था आज दिन में हम लोग लिखे थे उत्तराधिकार अधिनियम पर, तो ये इन्हीं मित्रों का ये था कि इस पर हम लोग कुछ जवाब करें, कुछ सवाल करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अब बोलिए, क्या कहना है श्रीमान आपको? सर, अभी हम लोग बहुत सारे दर्शक बैठे हुए हैं। आपसे एक जिज्ञासा है कि हम लोग जाने कि अपने देश भारत में उत्तराधिकार अधिनियम क्या है सर, और अपने ये देश भारत में ये उत्तराधिकारी नियम कब बना, इसकी जानकारी दीजिए सर। देखिए, उत्तराधिकार अधिनियम भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के रूप में आपको 30 सितंबर 1925 ईस्वी को पूर्णतः लागू हुआ। और 1925 से लागू होने के बाद इसमें कई बार अमेंडमेंट हुआ है। इसमें कई नई बातें जुड़ी है, कई बातों में संशोधन भी किया गया है। और उत्तराधिकार अधिनियम का बहुत व्यापक अर्थ होता है। इस व्यापक अर्थ के जड़ में अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि यह उत्तराधिकार अधिनियम भारत के संविधान के अंतर्गत यह सोचकर बनाया गया कि किसी भी परिवार के अभिभावक, जिनके वारिसान या उनके साथ रहे पारिवारिक सदस्य कैसे उत्तराधिकारी होंगे और कौन उत्तराधिकारी कहला सकते हैं, उत्तराधिकार का अर्थ क्या होता है और इस उत्तराधिकार का लागू होने से संबंधित अद्यतन जानकारी क्या है। मूल तौर पर हम लोग इसी पर आज वार्ता करना चाहेंगे। तो अब जब भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 30 सितंबर 1925 को अपने देश में लागू हो गया, तो इसमें बहुत सोच विचार कर तत्काल कुल
392 धाराओं को इससे संबद्ध किया गया। 392 धाराओं में 2 अंतिम के धारा उतने मामले में व्यवहार में नहीं आते हैं, लेकिन अन्य धारा जो है निश्चित रूप से व्यवहार में आता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसमें खास तौर पर हमारे साथियों का सवाल आया है कि उत्तराधिकार अधिनियम कब बना, तो वो तो जान गए कि उत्तराधिकार अधिनियम आपको 1925 ईस्वी से अपने देश में बहुत बढ़िया से 30 सितंबर से लागू हुआ है। इसके जो सेक्शंस हैं वो 392 है और 392 सेक्शन में ही पूरे देश का हर कुछ लगभग सन्निहित है कि क्या है उत्तराधिकार, क्या है वारिसान, क्या है अभिभावक, क्या है नेचुरल गार्जियन, किसका क्या इसमें उद्देश्य है, चलने का क्या है, कानून क्या कहता है, हमें करना क्या है, ये सभी बातें इसी में सन्निहित है। तो अब जबकि हम कहना चाहेंगे कि खास तौर पर उत्तराधिकार अधिनियम में कुल 11 भाग है और उस 11 भाग के शुरुआती दौर में ये अधिवास शब्द का प्रयोग किया गया है। ये अधिवास क्या होता है? तो अधिवास शब्द का अर्थ ये है कि आप यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ के अस्थाई वासी हैं, उसे ही कहा जाता है अधिवास। तो एक अधिवासी वही होंगे जो इस देश के नागरिक हैं, इस देश में अपना जीविका चलाते हैं, इस देश के लिए सोचते हैं, यहाँ बसर करते हैं, वही आदिवासी है। इसी कड़ी में हम कहना चाहेंगे कि धारा 14 है। धारा 14 इसमें है बच्चे का नागरिकता, बच्चे का आदिवासी के रूप में पहचान। तो बच्चे का पहचान उस पिता से जिनसे उनका जन्म हुआ है और वो जहाँ के आदिवासी हैं, नागरिक हैं, अस्थायी निवासी हैं, वह बच्चा भी वहाँ के आदिवासी निश्चित रूप से कहलाएंगे। ये धारा 14 अंतर्गत है। और धारा 15 और 16 में हम लोग आते हैं। धारा 15 और 16 क्या कहता है कि मैरिज, शादी, विवाह। तो विवाह जिस भी लड़का से किसी लड़की की या जिस भी पुरुष से किसी महिला की शादी होती है तो उनके पति जहाँ के आदिवासी हैं, अस्थाई निवासी हैं, वह महिला, वह पत्नी निश्चित रूप से वहाँ की निवासी बन जाती है और उनको अधिकार मिलता है। इसमें कोई दो मत नहीं है। अब उत्तराधिकार अधिनियम में उत्तराधिकारी अर्थात किसी भी संपत्ति के मूल भूधारक, मूल स्वामित्व रखने वाले अगर इस दुनिया से प्रस्थान करते हैं तो उनके बदले उस संपत्ति पर उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, यही मूल रूप से उत्तराधिकार कानून में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। इसमें बहुत सारा खंड है। जैसे संपत्ति, पैतृक संपत्ति है तो पैतृक संपत्ति में उस खानदान में जितने भी बच्चे पैदा लिए, खासकर हिंदू एक्ट पर ये अत्यधिक प्रभावी है, मुस्लिम विधि का कुछ अलग है और अन्य जो धर्म है
उसमें कुछ कुछ बदलाव करके अलग अलग है। अभी हम लोग हिंदू पर बोल रहे हैं, तो उसमें मूल तौर पर हम जो पा रहे हैं कि पैतृक संपत्ति जो परदादा दादा या उससे भी ऊपर के चला आ रहा है, अचल संपत्ति जिन्हें कहते हैं, तो उस संपत्ति पर उनके गुजर जाने के बाद, देहावसान के बाद सभी का शेयर हिंदू एक्ट में डिवाइड किया गया है, सबका शेयर बन रहा है। जहाँ तक ये खतियानी जमीन की बात है, जो पुरानी जमाबंदी है उससे संबद्ध है। और कोई माता पिता अगर कोई संपत्ति अपनी कमाई से खरीदते हैं जिसमें पैतृक संपत्ति का संबंध नहीं रहता है, पैतृक संपत्ति को लगाकर अगर व्यक्तिगत संपत्ति नहीं खरीदी जाती है, अपने जीविका चला के, अपने श्रम करके, कमाई करके अगर संपत्ति खरीदते हैं, तो उस पिता या माता के जीवित रहते उनके उत्तराधिकारी को, उनके वारिसान को उस पर तत्काल अधिकार नहीं होता है, नहीं होगा। लेकिन अगर वह इस दुनिया से गुजर जाते हैं तो उस संपत्ति पर, अगर पिता के नाम से संपत्ति खरीदगी है, तो उनके गुजर जाने के बाद उनकी विधवा पत्नी मात्र अकेले नहीं रह जाएगी, उस पिता से उत्पन्न संतान, पत्नी सहित सबका इसमें शेयर बनता है, उसको कोई डिगा नहीं सकता। लेकिन प्रायः हम लोग देख रहे हैं बहुत सारा ऐसा मामला आता है न्यायालयों में कि अगर हस्बैंड के नाम से प्रॉपर्टी है तो उनके देहावसान के बाद उनकी पत्नी मात्र जो है पूर्ण संपत्ति उसे सेल कर देती है, सेल डीड से, जिससे उनके बच्चे का हक हकियत जो है खत्म होता है। लेकिन जब मामला सिविल कोर्ट में जाता है तब यह बात समझ में आती है कि कानून क्या कहता है, होना क्या चाहिए। तो इसे लोग धीरे धीरे जानने लगे हैं। जैसे किन्हीं की पत्नी के नाम से है जमीन, और अगर वह गुजर जाती है तो उनके विधुर पति अकेले चाह लेंगे कि हम इस संपत्ति के अधिकार। प्रायः देखा जाता है कि अगर विधुर अकेले उस संपत्ति को बेचते हैं तो उस पर मामला खड़ा होता है। अगर पति के गुजर जाने के बाद पत्नी बेचती है तो उस पर भी मामला खड़ा होता है। और ये निश्चित रूप से क्या हो गया? ठीक है बोलिए ना। कहाँ रहा नेटवर्क है इसमें? उसका बहुत ही गंभीरता से इस सब पर सोचना चाहिए था। और मूल तौर पर एक नई बातें सामने आ रही है कि किसी परिवार में ऐसा भी देखने को मिला कि अत्यधिक संख्या में पारिवारिक सदस्यों के होने के कारण और एक अच्छे परिवार में गिनती होने के कारण लोग कुछ भरोसे भी कर लेते हैं कि हिस्सेदारों की संपत्ति को हम बदनीयती से अगर अपने हित में लेना चाहेंगे तो वैसे अभिभावक प्रायः यह कर बैठते हैं कि अपने संतान के नाम से ज्वाइंट्स फैमिली की प्रॉपर्टी या अपनी पत्नी के नाम से ये रजिस्टर्ड डीड के द्वारा जमीन खरीदगी कर लेते हैं। और वे अपने आप को सेफ समझते हैं कि इस जमीन पर हमारे हिस्सेदारों का कोई अधिकार नहीं रहेगा, इस पर वह दावा पेश नहीं करेंगे। लेकिन यह गलत है। इसमें प्रोविजन है, अगर लिखित रूप से
संयुक्त परिवार हो और बंटवारा कभी भी अचल संपत्ति की हो गई है और उसके बाद अगर खरीदते हैं, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आ जाता है उसके बाद खरीदते हैं, तो उसमें शेयर लेने में दिक्कत होगी। लेकिन जब लिखित रूप से कभी कोई बंटवारा नहीं हुआ, सरकारी अभिलेख में यह स्पष्ट नहीं हुआ कि इन लोगों के बीच आपसी बंटवारा जो है हुआ है और सभी फरीकैन अलग अलग हो गए, ये जब तक रिकॉर्ड में नहीं आता है तब तक उसे जो है संयुक्त परिवार की संपत्ति मानी जाती है। अगर वैसे देना नहीं पसंद करते हैं तो इसके लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है और निश्चित रूप से किसी का शेयर कोई मार नहीं सकता है और वो शेयर उनका बनता है। अब एक नई बात उठ रही है आजकल, जो शेयर के लिए, जो हम शेयर को समाप्त कर दें हिंदू विधि में, तो अपने नाबालिग संतान के नाम से अभिभावक जो है जमीन रजिस्टर्ड डीड से सेल कर देते हैं। तो कानून कहता है कि जब तक संतान बालिग नहीं हो जाता है तब तक उस संपत्ति का रख रखाव, देख रेख और स्वामित्व वही अभिभावक के जिम्मे रहेगा जिन्होंने विक्रय पत्र डीड या गिफ्ट डीड के माध्यम से जमीन को अपने बच्चे के नाम पर हस्तांतरित कर दिया। लेकिन ये सब भी मामला जब कोर्ट जाता है तो अन्य हिस्सेदार इस पर अपनी बात रखते हैं, न्यायालय में जाते हैं, दस्तक लगाते हैं, गुहार लगाते हैं, तो सच्चाई सामने आती है और कुछ न कुछ निदान उसमें एक अलग तरह से होता है। अब एक अभी सबसे बड़ी बात गांव से उभर कर आ रही है, शहर में भी है, कि लोगों का कहना है कि संयुक्त परिवार में अगर बड़े भाई के नाम से संपत्ति की खरीदगी है तो उनसे छोटे भाई का शेयर, हक, अधिकार उसमें बनता है। लेकिन जब छोटे भाई के नाम से खरीदगी है तो उस पर बड़े भाई का हक, हकियत, शेयर नहीं बनता है। ये बिल्कुल भ्रामक है, गलत है। कोई पिता माता अपने संतान के लिए, चाहे संतान बड़ा हो, बीच वाला हो या छोटा हो, जिस किसी के नाम से अगर जमीन की खरीदगी करते हैं तो उस पर सबका अधिकार बनता है। छोटा और बड़ा का सवाल नहीं है, ये भ्रामक बात है। तो देहाती क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र में भी वैसे लोग जिन्हें कानून से अत्यधिक ताल्लुकात नहीं है, तो इस तरह के भ्रम लोग फैलाते हैं कि संयुक्त परिवार में अर्जित संपत्ति जो बड़े के नाम से है तो उसमें छोटे का हक होगा, अधिकार होगा, ले लेगा। लेकिन जब छोटे के नाम से खरीद है तो उसमें नहीं होगा। तो यह एक गलत सोच है। हाँ, इसमें सवाल एक ये उठता है कि अगर माता पिता को संतान पैदा होता रहा हो, पहले 2 संतान पैदा हुए, उन दोनों के नाम से जमीन लिए, तीसरे का जन्म नहीं हुआ है और इसी बीच में माता पिता का देहावसान होता है और बच्चे आपस में डिवाइड होते हैं, तो जिनका जन्म नहीं हुआ था संयुक्त परिवार में, उनके लिए पूर्व में जन्म लिए हुए संतान जिनके नाम पर संपत्ति की खरीदगी है, तो कुछ देर के लिए वह परेशानी खड़ी कर देते हैं कि इनका तो कोई अता पता नहीं था, हम लोगों ने खुद खरीदा। लेकिन ऐसा नहीं है। वह भी अगर जाएंगे न्यायालय तो उनको निश्चित रूप से न्यायिक लाभ मिलेगा। केवल यह साबित करना है कि उस व्यक्ति के ये वारिशान हैं, उत्तराधिकारी हैं, इतना साबित करने के लिए वंशावली है। इसके बाद उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र है,
यह सब अगर मिल जाता है सबूत तो निश्चित रूप से उनका कोई हक हकियत ख़त्म नहीं कर सकेगा। अब है वंशावली। तो वंशावली लोग सादा कागज़ पर बना लेते हैं, कहीं पहले सरपंच साहब से हस्ताक्षर करा लेते थे, लेकिन सरकार जो अभी विधानमंडल में इसे कानून बनाकर इसको लागू किया है, तो अब एक शपथ पत्र के साथ आपको एक फॉर्म भरना होता है, फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, जिस पर ग्राम पंचायत के पंच, सरपंच, क्या कहते हैं, मुखिया और कई ऐसे सरकार के अंग हैं जिनका उस पर जांच के बाद साइन होगा। फिर ग्राम कचहरी से ग्राम पंचायत के सरपंच साहब इसे निर्गत करेंगे। अब रही सरकारी महकमे में, तो अंचल स्तर पर पारिवारिक सूची अंचल अधिकारी निर्गत करते हैं। तो पारिवारिक सूची उन्हीं का निर्गत होगा जो किसी वंशज के जीवित वारिसान और उत्तराधिकारी हैं, उसकी भी जांच होगी, पड़ताल होगी, सच्चाई होगी। तो ये आपको पारिवारिक सूची नाम देके इसे निर्गत किया जाता है। जहाँ तक उत्तराधिकारी होने से संबंधित प्रमाण पत्र के लिए तो जिला न्यायालय का दस्तक देना अनिवार्य होता है। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। उसके लिए बहुत उत्तराधिकारी अपने आप को साबित करने के लिए बहुत कुछ का प्रमाण देना पड़ेगा। इसके बाद प्रमाण पत्र निर्गत होता है और उत्तराधिकारी घोषित होगा। तो ये उत्तराधिकारी, वारिसान और संपत्ति पर अधिकार, इस सब का सवाल उठा है। अब हम लोग चाहेंगे कि उत्तराधिकार अधिनियम में जैसे कि जमीन को मूल रूप से, अचल संपत्ति को मूल रूप से देखा जाए तो विक्रय पत्र केवाला है, दान पत्र केवाला है, वसीयतनामा है, वाजदावी है। ये सभी डीड या गोद पुत्र का है, एडॉप्शन का है। ये सभी अवर निबंधन कार्यालय से रजिस्टर्ड होकर निष्पादित होता है और इसका वैधानिक अधिकार स्वतः जो है जिनके नाम से रजिस्टर्ड हुआ उसी वक्त उन्हें चला जाता है। उसे सेल करने वाले या वे लिखने वाले उसी समय जब कार्यालय में अधिकारी के हस्ताक्षर होता है तो उसी समय से कट जाता है, समाप्त हो जाता है। वसीयत पर खासकर हम लोग अब आते हैं। वसीयत क्या है? वसीयत ये है कि कोई भी वास्तविक भूधारक, खतियानी रैयत हो, जमाबंदी रैयत हो, उनको अगर लगता है कि अब हमारी जिंदगी ठीक ठाक नहीं है या मेरे बाद इस जमीन के उत्तराधिकारी कौन होंगे, इस जमीन पर, इस संपत्ति पर हम किनको अधिकारी बना दें, तो वसीयत लिख देते हैं। तो वसीयत नामा लिख देने के बाद वह तब तक अपने शक्ति में नहीं आता है जब तक कि वसीयत लिखने वाले इस दुनिया में जीवित रहते हैं। उनके जीते जी किसी व्यक्ति के नाम से लेख्यधारी के रूप में लिखा गया वसीयत पर उस लेख्यधारी का कोई अधिकार नहीं बनता है। लेकिन न्यायालय में, खास करके रेवेन्यू में, कई केस इस तरह का आ जाता है कि वसीयत पर ही खारिज दाखिल भी हो गया है, जमाबंदी कायम हो गई है, कई दशकों से रेंट रसीद कट रही है और वसीयत लिखने वाले खुद को इस धरती पर विराजमान है, इस वसुंधरा पर घूम रहे हैं। उनको पता तक भी नहीं है, अगर पता भी है तो उनके पास लगता है कि इस तरह की कानूनी जानकारी नहीं है। मूल रूप से अगर वसीयत
लिखने वाले वसीयत लिखने के बाद इस दुनिया से चल बसते हैं तो उसके लिए प्रोवेट है, जो जुडिशरी कोर्ट में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहाँ कोर्ट है, वहाँ आपको प्रोवेट के लिए वसीयत को फाइल करना पड़ेगा और उस वसीयत लिखने वाले के वारिशान उत्तराधिकारी उनको सूचना दी जाएगी। उस पर जो है कुछ जांच चलती है, बहुत बातें उठती है, बहुत सा उस पर भी है। वह जब क्लियर हो जाता है तो वह जो है प्रोवेट होने के बाद अस्तित्व में आया, तो जिनके नाम से यह वसीयत निष्पादित हुआ है वह उस से संबंधित अचल संपत्ति के 100% स्वामित्व प्राप्त कर लेते हैं। ये वसीयत का है। लेकिन वसीयत में भी है कि कई देखे हैं कि एक व्यक्ति एक नहीं अनेक वसीयत लिख दिए, किसी को आज लिख दिए तो किसी को परसों लिख दिए तो किसी को तरसों लिख दिए। उतनी ही संपत्ति है जिसे लिखते पर लिखते चले गए, तो यह एक विवाद का कारण बनता है। आखिर कौन सा वसीयत प्रभावी होगा, तो इसके लिए भी आपको न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना होगा। और जो पहले लिखा गया है विक्रय पत्र के हवाला या दान पत्र के हवाला, इस सब में क्लियर कट है कि वही संपत्ति, खाता खेसरा रकबा, वही विक्रेता अगर एक ही तिथि को 5 कट्ठा जमीन उदाहरण के तौर पर मात्र है उनको और उन्होंने मेरे नाम से रजिस्टर्ड कर दिया, तो मेरा सीरियल हुआ 5 नंबर पर, रजिस्ट्रार साहब का साइन हुआ, फिर 6ठा नंबर वाले दूसरे व्यक्ति को भी लिख दिया, वही जमीन उसी चौहद्दी का वही भूधारक, उतनी ही संपत्ति, तो सेम डे में रजिस्ट्री हुआ। और लोग इसको गहराई में जाके नहीं समझ पाते हैं कि एक दिन के केवाला है या बोल है, लेकिन ये नहीं है। जिनका ऊपर में रजिस्टर्ड हो गया, सीरियल 5 हुआ, तो यह जमीन निश्चित रूप से सीरियल 5 में लेखधारी जो जमीन प्राप्त किए वह उसके स्वामित्वदार होंगे, वह उनके हकदार होंगे। और 6 नंबर पर जो लिखा गया है वो नहीं हो सकेंगे। ये एक दिन की बात मैं मात्र बता रहा हूँ। लोग तो महीना 2 महीना साल भर बहुत तरह की बात उठती है, लेकिन वसीयत में बहुत कुछ सोचा समझा जाता है कि वसीयत लिखाया तो कैसे लिखाया, आखिर लिखा गया तो क्यों लिखा गया, एक के बदले अनेक क्यों लिखा गया, किसकी महत्ता होगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसके गहराई में जाने की ज़रूरत पड़ती है। और गहराई में जाने के बाद जो सही वसीयत है उसी वसीयत की मान्यता होती है और उसे समाज में जगह भी दी जाती है, कानून में भी जगह दी जाती है। कानून कहा जाता है अंधा है। जब कानून की पट्टी आंख से खुलती है तो कानून के सामने कुछ भी नजर नहीं आएगा सिवा सच्चाई का। गलत कानून के सामने टिक नहीं सकता, लेकिन उसे सत्य साबित करने के लिए, अपने पक्ष को सही साबित करने के लिए साक्ष्य और सबूत प्रस्तुत करना होगा न्यायालय में। और वह जब हम प्रस्तुत करने में सक्षम हो जाते हैं तो कानून के सामने कोई नहीं टिकता है, कुछ नहीं टिकता है। ये अपने देश में, भारत देश में उत्तराधिकार अधिनियम को फॉलो करना चाहिए। पढ़े लिखे विद्वानों को, जानकारों को इसका अध्ययन करना चाहिए। बहुत पतली सी किताब है, लगभग 300-400 रुपये कीमत है। इसमें सभी 392 सेक्शन का अलग अलग जो है डिफाइन करके, उदाहरण देके
स्पष्ट कर दिया गया है कि उत्तराधिकार अधिनियम क्या है, हमको इसमें कैसे चलना है। खास करके हिंदू विधि जो है उत्तराधिकार अधिनियम में एक अलग से है, और वही जब मुस्लिम विधि में हम लोग आते हैं तो उसमें उनमें भी उत्तराधिकार है, उनमें भी वारिसान हैं। तो उनके हक हकियत और शेयर में हिंदू परिवार के हक हकियत शेयर में अंतर है। तो वो केवल मुस्लिम एक्ट से, वो मुस्लिम विधि से डायल होगा और उसे माना जाता है, कानून में भी मान्यता है और धर्म के लोग भी मानते हैं। अन्य धर्म में भी इस तरह का है, जो कहाँ क्या कितना शेयर, किसका अधिकार किन के बाद मिलता है, ये सब है। एक नई बातें अभी सामने में आ रही है, लगभग 1-2% केस इस तरह का भी देखने को मिला कि किसी पति ने अपने 2-4 संतानों की मां पर पूर्ण विश्वास करके जमीन की खरीदी किया, विक्रय पत्र डीड जो है उनके नाम से निष्पादित करवाया, हजारों में, लाखों में, करोड़ों में। और ऐसा भी हालात पैदा होता है जिसे कहीं कहीं देख लिए हैं कि वह अति विश्वसनीय अर्धांगिनी, पत्नी, भार्या, वाइफ उस संपत्ति को अपने बच्चों सहित पति परिवार को त्याग कर वो कहीं निकल जाती है। तो उस संपत्ति से बहुत बड़ा नुकसान और आघात उस परिवार को पहुंचता है जिस परिवार के साथ इतनी बड़ी घटना होती है। इससे विश्वास उठता है। जो लोग अपनी दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी पर विश्वास करते हैं, पत्नी पति पर करते हैं, उसमें अगर 0.1% या 1% तक की भी कोई घटना होती है तो एक के चलते ये सब पर प्रभाव पड़ता है। तो इस पर भी सचेत होने की ज़रूरत है। और ऐसा काम प्रायः अधिकांश वैसे लोग करते हैं जिन्हें शायद कहीं से काला धन की प्राप्ति होता हो या कहीं से किसी का शेयर डुबाने की इच्छा रही हो। तो इस तरह का अंजाम उनके द्वारा लगभग किया जाता है। लेकिन जब मामला सामने आता है, प्रकाश में आता है, तो सब कुछ सामने दिखता है। तो इस सब पर भी मानव जाति के लोगों को, पुरुष हो या महिला हो, सबको ध्यान देने समझने की आवश्यकता है। मैं एक सामान्य एडवोकेट हूँ, राम लखन प्रसाद मेरा नाम है। निर्मली नगर पंचायत के वार्ड 6 अंतर्गत कृष्णा नगर मोहल्ला में मेरा आवास है। पैतृक घर मेरा डगमारा है, वार्ड 11 में। और 31 वर्षों से एक अधिवक्ता के रूप में जनता के बीच रहकर वैधानिक व्यवस्था के तहत जो एडवोकेट एक्ट के सेक्शन 30 में हमको अधिकार दिया है व्यवसाय करने का, उसकी जानकारी से अपने विद्वान कोर्ट को सहयोग करते हैं, वैधानिक रूप से अपने मुवक्किल को करते हैं। इस तरह से हम आप तमाम लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर हमसे आप सवाल करते हैं तो आप सवाल करिए। हम में जो जानकारी है, जो अध्ययन है, सच्चाई है, इससे आपको हम निश्चित रूप से रूबरू कराएंगे। और आप खुद पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, ज्ञानी हैं, व्यक्तित्व के धनी हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, तो आप कुछ आवश्यक किताबें जो सामाजिक स्तर पर ज़रूरी है उसे ज़रूर अध्ययन करें, ताकि
किसी और से पूछने के पहले कुछ न कुछ जानकारी आपके पास रहा हो, तो किसी और के द्वारा अगर गलत डायल किया जाएगा तो आप उस पर निश्चित रूप से अड़ेंगे। इसलिए व्यक्तिगत जानकारी भी बहुत आवश्यक है। और कुछ कहना है आप लोगों को? जी क्या कहना है? और एक जानकारी लेना चाह रहे हैं सर। ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र सिंह जी जो SNS ग्लोबल सेमिनरी के ऑल इन ऑल हैं, डायरेक्टर हैं, मेन प्रबंधक हैं, संचालक हैं, वो भी जुड़ गए हैं। तो ओम प्रकाश जी का क्या सवाल है? सर मेरा एक सवाल है, पावर ऑफ अटर्नी क्या है सर? अच्छा, पावर ऑफ अटर्नी। जी पावर ऑफ अटर्नी क्या है? तो अब तो फिर समय अत्यधिक लगेगा, लेकिन जवाब तो देना है हमको। जी पावर ऑफ अटर्नी है अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी दूसरे को हम रजिस्टर्ड डीड द्वारा अपनी शक्ति जो है प्रदत्त करते हैं। यह अपने देश में पहले जो लागू था उसमें संशोधन हो गया है, और अपने देश में पहले यह भी था कि दिल्ली में भी निर्मली की जमीन की रजिस्ट्री हो जाती थी, कलकत्ता में भी होती थी, मुंबई में भी होती थी, और मुंबई की ज़मीन यहाँ से भी आप सेल कर सकते थे, लेकिन ये सब बंद हो गया। अब पावर ऑफ अटर्नी का सवाल है, उसमें सरकार को या न्यायालय को इसलिए संशोधन करना पड़ा कि इसका दुरुपयोग होता था काफ़ी। लोग विश्वास में पावर ऑफ अटर्नी लिख देते थे कि इस संपत्ति का रख रखाव आप करेंगे, देख रेख आप करेंगे, इसका उपज बारी का हिसाब आप लेंगे। ज़मीन बेचने के लिए अगर आपको ऐसा लगता है, हम कहते हैं, तो ज़मीन बेचिए, ग्राहक आवे, बात करिए, उनसे हमको अवगत कराइए और इस ज़मीन को बेचिए। ये सब पहले पावर ऑफ अटर्नी में था। तो जिसका दुरुपयोग होने लगा, जो असली भूधारक और स्वामित्व हैं रखने वाले, उनको सूचना तक नहीं है, और पावर ऑफ अटर्नी धारी उस ज़मीन को सेल कर दिए। अगर ज़मीन उनको सेल करना था तो असली हकदार को, असली भूधारक को उन्हें जानकारी देनी थी, और उनके जानकारी के बाद जो सही रेट है, जितनी उसकी कीमत बनती है, जितनी ज़मीन सेल हो रही है, या तो उनसे निबंधित डीड डिस्पोजल कराते या ऑन बिहाफ ऑफ पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर वो करते। लेकिन इसमें बहुत बड़ी बातें से उठने लगी, देश में बहुत मामले पसर गए, तो इसको लेके सरकार को सोचना पड़ा, कानून में अमेंडमेंट करना पड़ा। अभी जो पावर ऑफ अटर्नी का रूप दिया गया है, तो अब जो पारिवारिक ब्लड रिलेटिव हैं, जो उस परिवार के खास वारिसान हैं, उस परिवार से संबद्ध खूनी रिश्ता रखते हैं, उनको पावर ऑफ अटर्नी मात्र देने का ये प्रोविज़न किया गया है। वह भी अब किसी राज्य में कहीं से कोई लिख देते थे, वो सब नहीं है। उस सब पर बहुत गहन अध्ययन किया गया, उस पर बहुत बड़ी पाबंदी लगाई गई है, और अब यह पावर ऑफ अटर्नी विवाद का कारण लगभग नहीं के बराबर रह गया। तो अब लोग सोचते समझते भी हैं कि पावर ऑफ अटर्नी धारी से हम उचित जरसमन भुगतान देकर ज़मीन खरीदें या नहीं खरीदें। ये अब लोगों के समझ में बात आ रही है कि जब हम रुपये देते हैं, मुआवजा क्या कहते हैं, कुल कीमत जरसमन भुगतान करते हैं, तो हम तो ओरिजिनल भूधारक से क्यों नहीं परचेस करें। ये सब लोगों में समझदारी आ रही है, और लोग चीट के अधिकांश तौर पर शिकार नहीं हो रहे हैं। और अगर कुछ जानना है बोला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम जुड़े हुए विद्वानों के लिए, साथियों के लिए, जो हमसे प्रेम करते हैं, हमारी बात को आप सुने हैं। अगर अच्छा लगा तो अधिक से अधिक लाइक करिए। सीधी बात एडवोकेट रामलखन प्रसाद के साथ।
और YouTube पर इसे सब्सक्राइब किया जाए और प्रोत्साहित किया जाए, ताकि कुछ न कुछ नई जानकारी लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। आप हमसे कभी भी किसी भी समय इस फेसबुक लाइव पर या यूट्यूब पर या मेरे मोबाइल नंबर पर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपनी क्षमता भर जो मुझे जानकारी है आपको हम निश्चित रूप से जवाब देंगे, जानकारी में देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम, सबका आभार। अब अपनी बात को मैं विराम दे रहा हूँ।